कार्नो इंजन एक ऐसा कंसेप्चुअलाइज इंजन होता है जो कि कोई भी हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी बताता है। कोई भी हीट इंजन या फिर कोई भी थर्मोडायनेमिक इंजन, उसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो ये वाले इक्वेशन से गाइडेड होती है, 1 - TC/TH। कोई भी हीट इंजन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। ये जो TC होता है वो होता है कोल्ड टेम्परेचर, और जो TH होता है वो होता है हॉट टेम्परेचर। तो जो थर्मोडायनेमिक इंजन या फिर जो आईसी इंजन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है वर्किंग टेम्परेचर के ऊपर, किस टेम्परेचर पर वो जो इंजन है काम कर रहा है। चाहे कोई भी फ्यूल यूज़ कर लो इंजन में, कितना भी कंस्ट्रक्शन चेंज कर लो, जो इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो डिपेंड करेगी सिर्फ ये वाले इक्वेशन पर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ वर्किंग टेम्परेचर पर। तो जो कार्नो इंजन होता है उसको बेसिकली एक पर्सन ने दिया था जिसका नाम था निकोलास लियोनार्ड सादी कार्नो। ये फ्रेंच मिलिट्री सर्विस में मैकेनिकल इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे। इनका जो इंजन होता है वो हमें ये बताता है कोई भी जो हीट इंजन है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, या फिर बोल सकते हैं कोई भी थर्मोडायनेमिक इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, जो कि कुछ इतनी होती है। और जो कार्नो इंजन होता है वो कंसेप्चुअलाइज इंजन होता है, या फिर बोल सकते हैं एक हाइपोथेटिकल इंजन होता है, या फिर बोल सकते हैं एक आइडियल इंजन होता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो कार्नो इंजन में 4 प्रोसेसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है अडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। चौथा जो प्रोसेस होता है वो होता है अडियाबैटिक कंप्रेशन। तो कार्नो इंजन में हम लोग कंसिडर करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसमें होता है पिस्टन और होता है सिलेंडर, और हम लोग यूज़ करते हैं 3 प्लेटफॉर्म, सोर्स, इंसुलेटर और सिंक। तो जितने भी हम लोग जो पैरामीटर्स अभी जो कंसिडर करेंगे, सारे के सारे जो पैरामीटर्स हो गए वो आइडियल हो गए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जितनी भी चीज़ें हम लोग एज्यूम करेंगे वो सब आइडियल एजम्पशन हो गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम सोर्स से हीट लेता है और सिंक में जाके हीट को रिलीज़ कर देता है, और पूरे प्रोसेस में जो हीट का जो डिफरेंस होता है वो बराबर में होता है वर्क डन के। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सिस्टम है वो सोर्स से हीट लिया जिसको हमने कंसिडर किया Q1, और सिंक में जाके हीट रिलीज कर देता है जिसको हमने कंसिडर किया Q2। तो ये जो Q1 हीट और जो Q2 हीट दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा वर्क डन के। यहाँ पर ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो पिस्टन और जो वॉल होती है वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होती है, जो कि एक आइडियल एजम्पशन होता है। मतलब ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसके अंदर बाहर से अंदर की तरफ हीट नहीं आ सकती और अंदर से बाहर की तरफ हीट नहीं जा सकती है, जो कि एक आइडियल एजम्पशन होता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है, हीट को ज़रा भी कंडक्ट नहीं करता। मगर रियल लाइफ में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो हीट को कंडक्ट करता है। रियल लाइफ में परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग सिस्टम ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर ये होता है बॉटम, और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो सोर्स से हीट लेता है और सिंक में जाके हीट को रिलीज़ करता है। तो ये जो बॉटम होता है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग इसलिए होता है क्योंकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम हीट किससे ले रहा है, सोर्स से हीट ले रहा है और सिंक में जाके हीट को रिलीज़ कर रहा है। तो जो हीट को जो एब्जॉर्ब कर रहा है और जो रिलीज़ कर रहा है वो ये बॉटम के थ्रू, जिसको हमने शेडेड रीजन से शो किया। तो ये जो बॉटम होता है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो सोर्स होता है, जो सोर्स की जो हीट कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, और जो सिंक की भी जो हीट कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। सोर्स की हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है अगर सोर्स से अगर Q1 हीट लेता है तो उस केस में जो सोर्स है उसमें से Q1 हीट रिड्यूस कर जाएंगी। मगर ऐसा नहीं होता, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर सोर्स से अगर Q1 हीट लेता है तो जो सोर्स है उसमें Q1 हीट में कोई डिक्रीमेंट नहीं होता। मतलब ये ऐसा कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल एक समंदर है, समंदर में से 1 गिलास पानी लिए तो जो समंदर का जो पानी होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। सिमिलरली जो सोर्स है, सोर्स में से अगर Q1 हीट अगर ये सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो सोर्स की जो हीट कैपेसिटी उसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो ये भी एक आइडियल एजम्पशन है, या फिर बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन है। सिमिलरली जो सिंक की भी जो हीट कैपेसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। हमें यहाँ पर पता होना चाहिए एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है और कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, और एक्सपेंशन में कौन काम करके देता है और कंप्रेशन में कौन काम करके देता है। एक्सपेंशन में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो हमें काम करके देता है, और कंप्रेशन में थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर काम किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। एक्सपेंशन में थर्मोडायनेमिक सिस्टम काम करके देगा, वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम काम करके दे रहा है, वॉल्यूम में कंप्रेशन हो रहा है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर काम किया जा रहा है।
तो यहाँ पर ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, सबसे पहले उसको हम लोग रखते हैं सोर्स पर। तो जब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सोर्स पर रखते हैं तो उस केस में जो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। फिर उसके बाद ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सोर्स से इंसुलेटर पर रखा जाता है। सिमिलरली ये इंसुलेटर क्या होता है, ये इंसुलेटर कुछ नहीं होता, ये इंसुलेटर ना ही हीट को लेता है ना ही हीट को देता है। तो ये इंसुलेटर पर, ये जो इंसुलेटर होता है ये हीट को कंडक्ट ही नहीं करता ज़रा भी। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसमें जो हीट है वो इंसुलेटर में नहीं जाती, और जो इंसुलेटर है ऑब्वियसली हीट दे भी नहीं सकता। तो इंसुलेटर एक परफेक्टली इंसुलेटर होता है, हीट इंसुलेटर होता है आई मीन। तो इंसुलेटर यूज़ करने की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि मैंने बोला ये जो कार्नो इंजन होता है वो एक कंसेप्चुअलाइज इंजन होता है। तो इंसुलेटर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उस केस में जो प्रोसेस होता है वो होता है अडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पहला सोर्स पे रखा जाता है और उस केस में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। सोर्स से इंसुलेटर पर रखा जाता है और उस केस में जो प्रोसेस होता है वो होता है अडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। इंसुलेटर से सिंक पे रखा जाता है, उस केस में जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। और ये वाले केस में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो हीट को रिलीज करता है सिंक में। फिर उसके बाद ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है इसको सिंक से इंसुलेटर पर रखा जाता है और उस केस में जो चेंज होता है या फिर जो प्रोसेस होता है वो होता है अडियाबैटिक प्रोसेस, या फिर बोल सकते हैं अडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये जो अडियाबैटिक कंप्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीनों का जो स्टेट होता है वो एग्जैक्टली बराबर में होता है इनिशियल स्टेट के। यहाँ पर ये जो पूरे प्रोसेस है इसको हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कंसीडर किया है। यहाँ पर ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो कि अपने इनिशियल स्टेट पर है। इसको अभी हमने ना ही सोर्स पे रखा है, ना ही सिंक पर, ना ही इंसुलेटर पर। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट पर है और यहाँ पर इसका जो प्रेशर होता है P1 और जो वॉल्यूम होता है वो होता है V1 और जो टेम्परेचर होता है वो होता है TH। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, हाँ, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम को यहाँ से फिर हम लोग रखते हैं सोर्स पर। और जब हम लोग सोर्स पर रखते हैं तो उस केस में जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। तो यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। फिर उसके बाद सिस्टम को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, इंसुलेटर पर, और इंसुलेटर पर जो प्रोसेस होता है वो होता है अडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस होगा वो होगा अडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। फिर उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसको हम लोग रखते हैं सिंक पर, और सिंक पर जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद जो सिस्टम होता है उसको हम लोग अगेन रखते हैं इंसुलेटर पर, और जो प्रोसेस होता है वो होता है अडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस होगा वो होगा अडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। और जो अडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा जो कि यहाँ से यहाँ तक के होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के जो पैरामीटर्स हो गए, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, तीनों का जो स्टेट होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा इनिशियल स्टेट के, मतलब प्रेशर P1 के, वॉल्यूम V1 के और टेम्परेचर TH के। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेट है इसको हमने कंसिडर किया स्टेट A, यहाँ पर ये वाला जो स्टेट है इसको हमने कंसिडर किया स्टेट B, यहाँ पर ये वाला जो स्टेट है इसको हमने कंसिडर किया स्टेट C, यहाँ पर ये वाला जो स्टेट है इसको हमने कंसिडर किया स्टेट D। स्टेट A से स्टेट B के बीच में हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, B से C के बीच में हो रहा है अडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ हो रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, D से A के बीच में होगा अडियाबैटिक कंप्रेशन। ये वाले स्टेट में सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो होता है P1, वॉल्यूम होता है V1, टेम्परेचर होता है TH। ये वाले स्टेट में सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो होता है P2, वॉल्यूम होता है V2 और टेम्परेचर होता है TH। यहाँ से यहाँ तक के जो टेम्परेचर है वो सेम है जो कि है TH, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, मतलब जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले स्टेट में जो प्रेशर होता है वो होता है P3, वॉल्यूम होता है V3 और जो टेम्परेचर होता है TC। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले स्टेट में जो प्रेशर होता है P4, वॉल्यूम होता है V4, टेम्परेचर होता है TC। तो यहाँ से यहाँ तक के जो टेम्परेचर है वो सेम है जो कि है TC, और यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो है TC। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस हो रहा है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। तो आइसोथर्मल चेंज में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है TC और यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो है TC। हमें पता है जो सिस्टम होता है वो एक्सपेंशन में हमें काम करके देता है और कंप्रेशन पर सिस्टम पे काम किया जाता है।
तो यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस हो रहा है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो सिस्टम होगा वो हमें काम करके देगा। यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है अडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो यहाँ से यहाँ तक के भी जो सिस्टम होगा वो हमें काम करके देगा। स्टेट ए से स्टेट बी के बीच में सिस्टम हमें काम करके देगा। स्टेट बी से स्टेट सी के बीच में भी हमें सिस्टम काम करके देगा। तो यहाँ से यहाँ तक के जो सिस्टम हमें जो काम करके दे रहा है उसको हमने कंसिडर किया W1। यहाँ से यहाँ तक के जो सिस्टम हमें जो काम करके देगा उसको हमने कंसिडर किया W2। यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम है उस पर काम किया जा रहा है, मगर हम लोग मानते हुए चल रहे हैं कि जो सिस्टम है वो हमें काम करके दे रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक के अगर वर्क डन को W3 कंसिडर करें तो जो W3 वर्क डन होगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक के जो वर्क डन होगा, यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है अडियाबैटिक कंप्रेशन, और जो सिस्टम होगा सिस्टम पर काम किया जाएगा, मगर हम लोग मानते हुए चल रहे हैं कि सिस्टम हमें काम करके दे रहा है। तो अगर वर्क डन अगर W4 होता है तो जो W4 वर्क डन होगा वो होगा नेगेटिव। जो W4 वर्क डन होगा ये होगा नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या डिस्कस किया था? आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस केस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, तो सारी की सारी जो हीट होती है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक के सिस्टम को अगर हम लोग Q1 हीट देते, यहाँ पर अगर हम लोग सिस्टम को Q1 हीट देते तो उस केस में जो Q1 हीट होगी वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसको हमने कंसिडर किया W1। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक के कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो Q2 हीट रिलीज करेगा, मगर हम लोग मानते हुए चल रहे हैं जो सिस्टम है उसको Q2 हीट मिली तो जो Q2 हीट होगी वो होगी निगेटिव, और जो W3 वर्क डन है वो भी होगा निगेटिव। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं जो Q2 हीट होगी वो बराबर में होगी W3 के। क्यों बराबर में होगी? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर ये जितना भी हमने जो कंसिडर किया है प्रोसेस, अभी इसको हम लोग कंसिडर करेंगे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में, PV ग्राफ में। तो अगर ये y एक्सिस अगर प्रेशर इंडिकेट कर रही है तो ये जो x एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करेंगी वॉल्यूम। स्टेट ए से स्टेट बी के बीच में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है स्टेट ए, ये है स्टेट बी, ये है स्टेट सी, और एट दी लास्ट ये वाला जो स्टेट है इसको हमने कंसिडर किया स्टेट डी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेट ए से स्टेट बी के बीच में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो उस केस में जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है वो हमें ये ग्रीन कलर का आइसोथर्म इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें बी से सी के बीच में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेट ए पर जो प्रेशर है वो है P1, वॉल्यूम है V1। स्टेट बी पर प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2। तो स्टेट ए पर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। स्टेट बी पर प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2। सिमिलरली स्टेट बी से स्टेट सी के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है अडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो जो अडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है वो हमें ये वाला आइसोथर्म इंडिकेट कर रहा है, ये वाला आइसोथर्म जो कि ब्राउन कलर का है। तो उस केस में स्टेट सी पर जो प्रेशर और जो वॉल्यूम होता है वो होता है P3V3। तो जो P3V3 है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक स्टेट सी से स्टेट डी के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। तो जो आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है वो हमें ये वाला ब्राउन कलर का आइसोथर्म शो कर रहा है। और स्टेट डी पर जो प्रेशर होता है वो होता है P4, वॉल्यूम होता है V4। सिमिलरली डी से ए के बीच में जो प्रोसेस होता है वो होता है अडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, जो कि हमें ये वाला आइसोथर्म इंडिकेट कर रहा है, अडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था अडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एरो की टिप, अडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस में जो सिस्टम होता है वो अपने इनिशियल स्टेट के प्रेशर और वॉल्यूम को अटेन कर लिया होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये आइसोथर्म के हेल्प से। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिस्टम हमें काम करके देगा ना, हमने कंसीडर किया था W1 वर्क डन, W2 वर्क डन, W3 वर्क डन और W4 वर्क डन। तो स्टेट ए से स्टेट बी के बीच में जो वर्क डन होगा वो बराबर में होगा एरिया अंडर द आइसोथर्म ए बी। तो यहाँ पर ये जो आइसोथर्म ए बी कंसिडर किया है उसके अंडर में हमें कंसिडर करना होगा एरिया, जो कि होगा ये वाला ग्रीन वाला एरिया, और ये वाला जो एरिया होगा वो बराबर में होगा ये W1 वर्क डन के। ये जो एरिया है ग्रीन वाला एरिया वो बराबर में होगा ये W1 वर्क डन के। सिमिलरली बी से सी के बीच में जो वर्क डन हुआ है जिसको हमने कंसिडर किया W2 वो बराबर में होगा एरिया अंडर द आइसोथर्म BC।
तो ये जो आइसोथर्म BC है उसके अंडर में हमें कंसिडर करना होगा एरिया, जो कि है ये ब्राउन कलर का एरिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेट C से स्टेट D के बीच में जो वर्क डन होगा वो होगा W3 वर्क डन, और जो W3 वर्क डन होगा वो बराबर में होगा एरिया अंडर द आइसोथर्म CD। तो ये जो CD जो आइसोथर्म है उसके अंडर में जो एरिया है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ऑरेंज जैसा एरिया। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक के ये जो स्टेट D से स्टेट A के बीच में जो वर्क डन होगा W4 वो बराबर में होगा एरिया अंडर दी आइसोथर्म AD। तो यहाँ पर ये जो AD हमने जो आइसोथर्म कंसिडर किया है उसके अंडर में जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। तो इसके आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ से यहाँ तक के जो सिस्टम होगा उस पर काम करने होगा, और यहाँ से यहाँ तक के जो सिस्टम होगा उस पर काम करना होगा, क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन और अडियाबैटिक कंप्रेशन में सिस्टम पर काम करना होगा। तो उस केस में यहाँ पर ये वाला जो एरियाज़ है, ये दोनों जो एरियाज़ है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन और अडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस को शो कर रहे हैं। तो उस केस में दोनों जो एरियाज़ हो गए वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एरियाज़ हमें इंडिकेट कर रहे हैं वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम। तो अल्टीमेटली हमें जो एरिया जो मिलेगा वो कुछ इतना एरिया मिलेगा। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम पूरे एक साइकिल में हमें कुछ इतना काम करके देगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्रोसेस होगा वो साइक्लिक प्रोसेस होगा, और जो प्रोसेस होगा वो चलते जाएगा। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम हर एक साइकिल में हमें इतना काम करके देगा, मतलब ये वाले स्टेट से ये वाला स्टेट, फिर उसके बाद ये वाले स्टेट से ये वाला स्टेट, ये वाले स्टेट से ये वाला स्टेट, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के एक साइकिल, मतलब यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अडियाबैटिक कंप्रेशन, अडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर उसके बाद अडियाबैटिक कंप्रेशन, एक साइकिल हुई। फिर उसके बाद आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर अडियाबैटिक कंप्रेशन, दूसरी साइकिल। सिमिलरली तीसरी साइकिल भी ऐसी होगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, अडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा और अडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो हर एक साइकिल में ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा वो हमें इतना काम करके देगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो W1 वर्क डन, W2 वर्क डन, W3 वर्क डन और जो W4 वर्क डन होगा, इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, और जो एफिशिएंसी का जो इक्वेशन होगा उसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक के जो वर्क डन हो रहा है वो है W1 वर्क डन, और जो W1 वर्क डन हो रहा है वो आइसोथर्मल चेंज में हो रहा है। तो हमें पता है जो वर्क डन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वो बराबर में होता है NRTH नेचुरल लॉग फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस हो रहा है वो भी आइसोथर्मल चेंज में हो रहा है। आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा था, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल चेंज में हो रहा है। तो वर्क डन अंडर आइसोथर्मल चेंज वो बराबर में होगा NRTC नेचुरल लॉग V4 डिवाइडेड बाय V3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो TH है वो है टेम्परेचर, जो कि यहाँ से यहाँ तक के। सिमिलरली जो TC है वो है टेम्परेचर, जो कि यहाँ से यहाँ तक के। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं TC टेम्परेचर, यहाँ पर भी TC टेम्परेचर। यहाँ पर V2 डिवाइडेड बाय V1 ये हमें इंडिकेट कर रहा है फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पर ये फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। सिमिलरली V4 डिवाइडेड बाय V3 ये हमें इंडिकेट कर रहा है ये वाले स्टेट में जो वॉल्यूम है वो, और जो V3 है वो वॉल्यूम है ये वाले स्टेट में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो W2 वर्क डन और जो W4 वर्क डन है वो अडियाबैटिक चेंज में हो रहे हैं। जो W2 वर्क डन होगा वो अडियाबैटिक एक्सपेंशन में होगा, और ये जो W4 वर्क डन होगा वो अडियाबैटिक कंप्रेशन में होगा। तो हमें पता है जो वर्क डन होता है अडियाबैटिक चेंज में वो होता है 1 डिवाइडेड बाय गामा-1 NRTH-TC। और सिमिलरली जो W4 वर्क डन होगा बराबर में होगा 1 डिवाइडेड बाय गामा-1 NRTC-TH। तो यहाँ पर ये W2 वर्क डन है और W4 वर्क डन है। W2 वर्क डन ये वाला, W4 वर्क डन ये वाला। तो यहाँ पर ये जो W2 वर्क डन है उसमें जो TH है वो ये वाला टेम्परेचर, और जो TC है वो ये वाला टेम्परेचर। ये वाले स्टेट में जो टेम्परेचर है वो TH-TC। सिमिलरली जो W4 वर्क डन है वो ये वाला वर्क डन है। तो जो TC है वो ये वाले स्टेट में जो टेम्परेचर है वो, और जो TH है वो ये वाले स्टेट में जो टेम्परेचर है वो, तो TC-TH। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो W2 वर्क डन और जो W4 वर्क डन होगा ये कैंसिल हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग देखें ये जो W2 वर्क डन है अगर इसको हम लोग -1 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उस केस में हमें मिल जाएगा W4 वर्क डन, और दोनों का एल्जेब्रिक सम कंसीडर करें W2 + W4 तो ये ऑब्वियसली 0 के बराबर में होगा। तो W2 वर्क डन W4 वर्क डन ये कैंसिल हो जा रहा है। इसका सिंपल मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक के जो सिस्टम होगा वो हमें काम करके देगा, और यहाँ से यहाँ तक के जो सिस्टम होगा काम ले लेगा।
मतलब ये वाले अडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में सिस्टम हमें काम करके देगा और अडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस में जो सिस्टम होगा वो काम ले लेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ से यहाँ तक के जो सिस्टम होगा वो हमें काम करके देगा, यहाँ से यहाँ तक के जो सिस्टम होगा वो काम ले लेगा। तो इसके आगे अगर हम लोग देखें, अल्टीमेटली हमें W1 वर्क डन मिलेगा और W3 वर्क डन मिलेगा, और ये दोनों वर्क डन के रेस्पेक्ट में जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे। हमें पता है टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट टू दी पावर गामा माइनस 1 ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाले स्टेट के लिए बोल सकते हैं TH टेम्परेचर V2 वॉल्यूम टू दी पावर गामा माइनस 1 वो बराबर में होगा TC टेम्परेचर, ये वाले स्टेट में जो टेम्परेचर है वो TC टेम्परेचर V3 वॉल्यूम टू दी पावर गामा माइनस 1। तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया TH टेम्परेचर V2 वॉल्यूम टू दी पावर गामा माइनस 1, ये वाले स्टेट में जो टेम्परेचर वॉल्यूम है वो, तो ये बराबर में होगा TC टेम्परेचर V3 वॉल्यूम टू दी पावर गामा माइनस 1, ये वाले स्टेट में जो टेम्परेचर और जो वॉल्यूम है वो। सिमिलरली ये वाले स्टेट में जो टेम्परेचर होगा वो होगा TC, वॉल्यूम होगा V4, और हम लोग लिखेंगे TC V4 टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू ये वाले स्टेट में जो टेम्परेचर होगा वो होगा TH और जो वॉल्यूम होगा V1, और हम लोग लिखेंगे TH V1 टू दी पावर गामा माइनस 1। ये हम लोग काय के लिए लिख रहे हैं इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसको अगर हम लोग ये वाला जो टर्म है अगर इसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर भेज दे तो हमें मिल जाएगा TH V1 टू दी पावर गामा माइनस 1, ये बराबर में होगा TC V4 टू दी पावर गामा माइनस 1। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें TH V2 टू दी पावर गामा माइनस 1 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, TC V3 टू दी पावर गामा माइनस 1 उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और यहाँ पर ये वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो इसके आगे अगर हम लोग देखें TH कैंसिल, TC कैंसिल, TC कैंसिल, हमें मिल जाएगा V2 डिवाइडेड बाई V1 टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई V4 टू दी पावर गामा माइनस 1। गामा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा V2 डिवाइडेड बाई V1 इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाई V4। तो यहाँ पर ये जो V3 डिवाइडेड बाई V4 है उसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं V2 डिवाइडेड बाई V1। मतलब जो W1 वर्क डन का जो इक्वेशन था वो कुछ इस तरीके का था, और W3 वर्क डन का जो इक्वेशन था वो कुछ इस तरीके का था। तो यहाँ पर ये V4 डिवाइडेड बाई V3 इसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं V2 डिवाइडेड बाई V1। तो V4 के जगह हमें पुट करना है V1 और जो V3 उसके जगह हमें पुट करना है V2। तो अगर हम लोग वैसा करें तो हमें मिल जाएगा W3 वर्क डन इक्वल टू NRTC नेचुरल लॉग। V4 के जगह पुट करा हमने V1 और V3 के जगह हमें पुट करना है V2, तो हमें मिल जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2। इसके आगे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू NRTC नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1 टू दी पावर माइनस 1। तो ये जो माइनस 1 होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, अल्टीमेटली हमें मिलेगा W3 वर्क डन इक्वल टू माइनस NRTC नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1। तो यहाँ पर हमें W3 वर्क डन मिल गया और यहाँ पर हमें मिल जा रहा है W1 वर्क डन। तो अगर हम लोग टोटल वर्क डन अगर कंसीडर करें तो वो होगा W और वो बराबर में होगा W1 प्लस W3। W1 माइनस W3 होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लस और यहाँ पर ये जो माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा W1 माइनस W3। तो जो टोटल वर्क डन होगा W ये बराबर में होगा NRTH नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1, ये है W1 वर्क डन। फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस NRTC नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1, ये है W3 वर्क डन। इसके आगे यहाँ पर ये जो N इंटू आर और जो N इंटू आर है इसको हम लोग कॉमन करेंगे और हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे TH माइनस TC। यहाँ पर ये जो TH टेम्परेचर है वो TC टेम्परेचर है वो उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1। तो इतना वर्क डन ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें करके देगा और इसको हमने ऑब्टेन किया मैथमेटिकली। तो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो हमें इतना काम करके दे रहा है एक पूरे कंप्लीट साइकिल में। अभी अगर हम लोग एफिशिएंसी को कंसीडर करें तो जो एफिशिएंसी का जो इक्वेशन है उसको हम लोग किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। एफिशिएंसी का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो हमें कितना काम करके दे रहा है विद रेस्पेक्ट टू गिवन इनपुट। अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करके देता है गिवन इनपुट के रेस्पेक्ट में, गिवन हीट अमाउंट के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में जो सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर हमें कम से कम काम करके देता है गिवन इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो उस केस में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, एफिशिएंसी का मतलब सिस्टम हमें कितना काम करके दे रहा है विद रेस्पेक्ट टू गिवन इनपुट।
तो सिस्टम हमें इतना काम करके दे रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर पुट किया NRTH माइनस TC नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाय V1। और ये जो Q1 हीट है वो किसके बराबर में, इनिशियली हमने डिस्कस किया था कि जो Q1 हीट है वो बराबर में W1 के। तो Q1 हीट के जगह हम लोग पुट कर देंगे W1, मतलब ये वाला जो इक्वेशन हम लोग पुट कर देंगे W1 वर्क डन का इक्वेशन, तो हमें मिलेगा NRTH नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाय V1। इसके आगे ये जो N इंटू R होगा वो कैंसिल हो जाएगा, नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाय V1 कैंसिल, नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाय V1 कैंसिल, N इंटू R यहाँ से कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा एफिशिएंसी इक्वल टू TH माइनस TC डिवाइडेड बाय TH। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस TC डिवाइडेड बाय TH, 1 माइनस TC डिवाइडेड बाय TH।